नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज बॉक्सर्स, ठीक है, मेरे साथ साथ चीज़ों को पढ़ो, याद कर लो, निमोनिक नहीं है लेकिन ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज बॉक्सर्स फ्रैक्चर, ठीक है, और बॉक्सर्स का नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल वाले को कंसीडर करेंगे सर, ठीक है। अगला हमारे पास था इंट्रा आर्टिकुलर एंड बेस ऑफ मेटाकार्पल। अगला है ठीक है, आर्टिकुलर फर्स्ट मेटाकार्पल, कॉफर above the sternaloid, जोन्स बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है। बाकी ऊपर वाले हैं जो ये याद रखना। एंड एक्सिस के स्मिथ्स रिवर्स ऑफ कोलीज फ्रैक्चर। अब इसको याद कर लेंगे आप लोग बच्चों, इसको याद करके रट्टा, ठीक है। आगे आ जाए। अगला हमारे पास है फीमेल्स विद आर्टीरियल डिजीज, एग्जामिनेशन पल्सेटाइल mass is noted, site of origin is L1 and 3, clear। हमारे पास पल्सेटाइल फील हो रहा है का कोरियल डिजीज रेडी, तो जो L1 और L3 फील हो रहा है वो बेसिकली कौन सा है, L1 और L3 वाला फेमरल, ठीक है, तो वो पैल्पेट हुई है, क्लियर। अब उसके लिए हमारे पास नीचे पूरा टेबल है, इस टेबल को भर के पीना है हमने, क्लियर, क्योंकि नर्व रूट वैल्यूज एज इट इज पूछी जाती हैं और ना ही इन सवालों को पेपर में करने में टाइम लगता है, तो ये आपको याद होगा तो विद इन सेकेंड में लोगे और आपका टाइम पूरा ले लिए। रफी के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आ जाए, सबसे पहले हम करते हैं कि ये हो गया इंट्राकोस्टल पल्स watching on the post ductal coarctation of aorta, ये याद रखना है आपने। पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा में क्या होगा, इंटरकोस्टल पल्सेशंस, दो जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, कोस्टा हैं, रिब्स हैं, इन में जो हमें नोच चाहिए होती है बच्चों, नोच्ड होता है, अंदर को धसी हुई नोच होती है, जब हमारे पास पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। पेपर में मेंशन होता है प्री डक्टल है कि पोस्ट डक्टल है, और इस तरह और भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि नोचिंग्स मौजूद हैं तो क्या है, पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा है। डन, बेहतरीन है, शाबाश। आगे आ जाओ, प्यूडेंटल नर्व रूट वैल्यूज। अब ये जो टेबल है प्यारे बच्चों, इसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, इंशाल्लाह जब आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा एक दिन में आप लोगों की रफ़ी के टेबल्स रटवाने में लगाऊंगी, लेकिन आप यस एब्डोमिनल एओर्टा पे एक जो एन्यूरिज्म बनती थी उसमें भी होता है ये एन्यूरिज्म ऑफ, जब हम क्लिनिकली करते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जब हम एन्यूरिज्म ऑफ अप्रिशिएट करते हैं, क्या हम यहाँ पर हाथ रख के देखते थे और पल्सेशंस फील होती थी जी। अच्छा, तो वो जो हम पल्सेशंस क्लिनिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते थे फाइनल ईयर में मेडिसिन में, तो इसने क्लिनिकल बहुत अच्छा बताया हमें, ठीक, तो वो भी हमारे पास L1 L3 ही हम पैल्पेट करते थे, ठीक है। ये जो टेबल है मैं आपको ये बता रही थी कि जब इंशाल्लाह एक दफ़ा हो जाएगा तो पूरा एक दिन में आपको दूंगी रफ़ी के टेबल्स का, ठीक है, तो आप अभी से याद कर दो, मेरे नेटवी के बच्चे उनको पहले से बता दिया, बाकी बच्चों के लिए तो सरप्राइज टेस्ट होगा, तो फायदा ये होगा कि मेरे बच्चों के मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। आगे आ जाए, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ठीक है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व सप्लाई है दैट इज C2 and C, it supplies the skin over angle of and over the parotid gland, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, और ये जो एंगल ऑफ द जॉ तक जो है नर्व सप्लाई कर रही होती है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, क्लियर। अच्छा, इसको आप
देखो नाम में ग्रेटर है, तो ऑरिक्यूलर का मतलब कान, क्योंकि ये ग्रेटर ऑरिक्यूलर है तो ग्रेटर कान को तो सप्लाई करेगी, कान से आगे बढ़ती हुई पैरोटिड को भी करेगी और करेगी। जो बंदा होता है जो बड़े वेट होता है वो यही काम तो करता है, लेकिन साथ वाले लोगों के साथ भी एहसान का मामला रखता है। तो ग्रेटर नर्व का भी यही, अपने ऑरिक्यूलर को तो देगी और साथ एडजेसेंट पैरोटिड जॉ तक भी आएगी। क्लियर। अगला हमारे पास है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व को डायफ्राम याद रखो, देखो फ्रेनिक और डायफ्राम में भी तो डायफ्राम में भी फ्रेनिक और इसमें फोर में भी तो तीन, समझ आ रही है मेरी बात? फोर फ्रेम, फोर के एक आगे और एक आगे और इधर भी आपने अपने से लगा, फोर तो आपको याद हो गया ना, और ये भी याद होना चाहिए C4 से एक कम C3 और C4 से एक बढ़ के भी लगानी थी C5। डन। नर्व की नर्व रूट वैल्यू, हाँ जो हमारे पास फ्रेनिक नर्व है ना, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी, और इसके बहुत रूट्स हैं और बहुत ज्यादा नर्व है, वो उसको छोड़ दो। अब देखिए जो फ्रेनिक है यहाँ पे सिर्फ इन्होंने याद कराया हुआ है कि आपको जो नर्व सप्लाई है ना, हमें पता नहीं है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो वो जो डायफ्राम है उसकी नर्व सप्लाई नर्व है। अब मैं ये कह रही हूँ, आप अगर बोलो फ्रेनिक और बोलो डायफ्राम और बोलो तो हर जगह फ क्लियर। तो मैंने याद करने की निशानी फ्रेनिक, डायफ्राम एंड C4 और 4 तो आपको याद, तो C4 से एक कम करके C3 खुद से लगा दो और एक बढ़ा के खुद से C5 लगा दो, क्योंकि डायफ्राम की नर्व सप्लाई आपसे पूछते हैं और नर्व रूट वैल्यू भी पूछते हैं। डन। एक्सीलेंट। ओके, हमारे पास है जी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, हमें पता है ना ये जो हमारे चेस्ट पे है सेरेटस एंटीरियर, ठीक है, सेरेटस ऐसी उसकी फाइबर्स आ रही होती थी बड़ी बड़ी, अगर किसी को याद तो वो जो सेरेटस एंटीरियर को दे रही है वो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसको ऐसे याद, सेरेटस मसल है, आगे थोरेक्स में मौजूद है, आगे चेस्ट में मौजूद, तो थोरेसिक सेरेटस एंटीरियर मौजूद भी थोरेसिक में और इसकी नर्व के ऊपर भी थोरेसिक आता है, C5 C6 C7। क्लियर। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व का तो याद होना चाहिए, अपर लिम्ब अभी पढ़ जो C6 C7 है। अल्नर नर्व का भी पता, C8 T1 भी पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अगला है थोरैकोडोर्सल नर्व। तो वो हमारे पास नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, नर्व में भी डोर्सल आ रहा है और मसल में भी डोर्साई आ रहा है, तो इस तरह कर लो, देखो डोर्सल